हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर का मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मेजर पेपर 10 का। तो आप सभी को करना क्या है कि वीडियो में अंत तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को डेली अटेंड करना है, ठीक है? क्योंकि रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे तभी जाकर के अच्छा से तैयारी हो पाएगा। आई नो कि क्लास काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है तो क्या है कि थोड़ा हम बिजी हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है, बट हम एग्ज़ाम से पहले आप सभी का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो मेजर पेपर 10 का जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे मिल जाएगा। फ़िलहाल टेलीग्राम बंद है तो फिलहाल आपको PDF नहीं मिलेगा, तो फिलहाल आपको क्लास ही अटेंड करना पड़ेगा। तो मेजर पेपर 10 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा वो करीब बोले तो 5 यूनिट है आपका मेजर पेपर 10 में, तो पाँचों यूनिट से हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये वाले वीडियो में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। एक और वीडियो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन मैच कर सकता है, लेकिन वो वाला वीडियो भी एक बार आपको देख लेना है। फ़िलहाल वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड कर दिया जाएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको चेक कर लेना है। दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है और क्लास को डेली अटेंड करना है और कमेंट में अपना सब्जेक्ट बता देना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन विच ईयर? वेस्टफेलिया की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और एक बात और कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत लगे तो आपको कमेंट में बता देना है और आपको करना क्या है कि सुधार कर लेना है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बुक में भी गलत दिया हुआ रहता है, तो आपको चेक कर लेना है एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1648। अगला सवाल है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंडेड विच वॉर? यानी वेस्टफेलिया की संधि ने किस युद्ध का अंत किया था? तो उसने अंत किया था 30 ईयर वार का, मतलब 30 वर्षीय युद्ध का अंत किया था। अब अगला सवाल है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ? वेस्टफेलिया की संधि को किसकी नींव माना जाता है? तो इसको माना जाता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम की, यानी आधुनिक राज्य व्यवस्था की। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेस्टफेलियन सिस्टम? वेस्टफेलियन व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत है स्टेट सोवर्निटी, यानी राज्य की संप्रभुता। अगला सवाल है कि व्हाट डज सोवर्निटी मीन्स? यानी संप्रभुता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की सर्वोच्च सत्ता। अब अगला सवाल है, विच प्रिंसिपल इमर्ज फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? यानी वेस्टफेलिया की संधि से कौन सा सिद्धांत उभरा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। अगला सवाल है, क्षेत्रीयता का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीयता का संबंध है राज्य के निश्चित क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द वेस्टफेलियन स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सी वेस्टफेलियन राज्य की विशेषता है? तो वो है फिक्स बॉर्डर, यानी निश्चित सीमाएं। पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट इज मेनली एसोसिएटेड विथ, यानी पोस्ट वेस्टफेलियन राज्य मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है ग्लोबलाइजेशन से, यानी वैश्वीकरण से। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन सीन एज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल सोवर्निटी? यानी किस संगठन को पारंपरिक संप्रभुता के लिए चुनौती माना जाता है? तो वो माना जाता है यूरोपियन यूनियन को।
इन द पोस्ट वेस्टफेलियन एरा पावर इज शेयर्ड विथ, यानी पोस्ट वेस्टफेलियन युग में शक्ति किसके बीच साझा होती है, यानी किसके बीच बांटा जाता है, शेयर किया जाता है। तो वो शेयर किया जाता है राज्य और गैर राज्य अभिनेता के बीच। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेट एक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन एक गैर राज्य अभिनेता है। तो वो है आपका यूनाइटेड नेशन। अगला सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स, यानी वैश्वीकरण किसे प्रभावित करता है। तो वैश्वीकरण प्रभावित करता है राज्य की संप्रभुता को, स्टेट सोवरेनिटी को। विच कंसेप्ट इज सेंट्रल टू द वेस्टफेलियन स्टेट, यानी वेस्टफेलियन राज्य की केंद्रीय अवधारणा क्या है। इसकी केंद्रीय अवधारणा है सोवरेनिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इज अ माइलस्टोन इन, यानी वेस्टफेलिया की संधि किस क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। वो इंटरनेशनल रिलेशन में माना जाता है। हु गेन द राइट टू डिटरमाइन द रिलीजन ऑफ देयर स्टेट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, यानी वेस्टफेलिया की संधि के बाद अपने राज्य का धर्म निर्धारित करने का अधिकार किसे मिला था। तो वो मिला था राज्य के शासकों को। विच आइडिया इज वीकेंड इन द पोस्ट वेस्टफेलियन एरा, यानी पोस्ट वेस्टफेलियन युग में कौन सा विचार कमजोर पड़ता है। तो वह है ये पूर्ण संप्रभुता। ह्यूमन राइट इंटरवेंशन चैलेंज विच प्रिंसिपल, यानी मानवाधिकार हस्तक्षेप किस सिद्धांत को चुनौती देता है। वो देता है इसको राज्य की संप्रभुता को। विच टर्म रेफर टू द जियोग्राफिकल एरिया अंडर अ स्टेट कंट्रोल, किस शब्द का अर्थ राज्य के नियंत्रण वाले भौगोलिक क्षेत्र से है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट वेस्टफेलियन फीचर, निम्नलिखित में से कौन सी पोस्ट वेस्टफेलियन विशेषता है। तो वो है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन विच कंट्री, यानी वेस्टफेलिया की संधि किस देश में हस्ताक्षरित हुई थी। तो वो हुआ था जर्मनी में। विच कंसेप्ट बिकेम स्ट्रॉन्गर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, यानी वेस्टफेलिया की संधि के बाद कौन सी अवधारणा मजबूत हुई थी। तो वो हुई थी नेशन स्टेट। सॉवरेनिटी इज जनरली डिवाइडेड इनटू, यानी संप्रभुता को सामान्यतः किस में विभाजित किया जाता है। इसको विभाजित किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में, मतलब आंतरिक और बाहरी संप्रभुता में। अगला सवाल है कि इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि राज्य के भीतर सर्वोच्च सत्ता। अगला सवाल है कि एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। अब अगला सवाल है विच इंस्टीट्यूशन प्रोमोट्स ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कौन सी संस्था वैश्विक शासन को बढ़ावा देती है। तो वो है यूनाइटेड नेशन। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर, यानी वैश्वीकरण की अवधारणा विशेष रूप से कब प्रमुख हुई। तो वो हुई शीत युद्ध के बाद। अगला सवाल है कि विच फैक्टर चैलेंजेस टेरिटोरियल बाउंड्रीज, कौन सा कारक क्षेत्रीय सीमाओं को चुनौती देता है। तो वो है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। तो अब आप सब ये मत कहना कि ऑप्शन ए ही क्यों सही आंसर है सबका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी का ऑप्शन सी डी बी ऐसा भी इसमें है। द वेस्टफेलियन मॉडल इज बेस्ड ऑन, यानी वेस्टफेलियन मॉडल किस पर आधारित है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट स्टेट पर, स्वतंत्र राज्य पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उदाहरण है। तो वो है ये यूरोपियन यूनियन।
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मीन्स, यानी क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, यानी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना। विच प्रिंसिपल प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम फॉरेन इंटरवेंशन, यानी कौन सा सिद्धांत राज्यों को विदेशी हस्तक्षेप से बचाता है? तो वो है ये। अगला सवाल है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ, मानवाधिकार संगठन किसके उदाहरण है? तो ये है आपका गैर राज्य अभिनेता का। विच डिबेट इज सेंट्रल टू द पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट, यानी पोस्ट वेस्टफेलियन राज्य में कौन सी बहस प्रमुख है? तो वो है सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, यानी संप्रभुता बनाम वैश्वीकरण। अगला सवाल है कि विच कॉन्सेप्ट अलाउ स्टेट टू गवर्न विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कौन सी अवधारणा राज्यों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना शासन करने की अनुमति देती है? तो वो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो वो है ये ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन। अगला सवाल है द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियन रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी वेस्टफेलिया की संधि ने किसके प्रभाव को कम किया? तो वह पोप और पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रभाव को कम किया था। विच कंसेप्ट इमर्ज स्ट्रांगली इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल आफ्टर 1648, यानी 1648 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी अवधारणा मजबूत हुई थी? तो वो हुआ स्टेट सॉवरेनिटी। विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी टुडे, यानी आज पूर्ण संप्रभुता के हास्य के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक कमजोर है? तो वो है ग्लोबलाइजेशन। पोस्ट वेस्टफेलियन एरा एम्फसाइजेस, यानी पोस्ट वेस्टफेलियन युग किस पर बल देता है? तो राज्यों के बीच सहयोग पे बल देता है। तो यूनिट 1 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना था वो हो चुका है। बाकी का यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 से जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा वो अगले वीडियो में रहेगा, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यूनिट 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है IMF का पूर्ण रूप क्या है, यानी IMF स्टैंड्स फॉर, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ IMF, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसको याद कर लेना है, इसका स्पेलिंग के साथ आपको याद कर लेना है। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्पेलिंग के साथ आपको याद कर लेना है, क्योंकि कहीं कहीं पर यही चीज़ लिखा हुआ रहता है लेकिन स्पेलिंग भी अलग अलग करके देता है, तो आपको स्पेलिंग भी याद कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकती हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है इंटरनेशनल मार्केट फंड लिखा गया है ना। अंतर कैसे है? तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर टिक लगा देंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि स्पेलिंग आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। द हेड क्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड इन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। तो है वाशिंगटन DC, यानी USA में है, अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हेड क्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? इसका हेड क्वार्टर है USA में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। द वर्ल्ड बैंक मेनली प्रोवाइड्स, विश्व बैंक मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? तो ये लोन प्रदान करता है, यानी विकास ऋण प्रदान करता है। WTO स्टैंड फॉर, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ऐसे करके याद कर लेना है। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। WTO डील प्राइमरी विथ, यानी WTO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ट्रेड से, यानी व्यापार से, इंटरनेशनल ट्रेड। अगला सवाल है कि ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज, यानी ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो वो 10 देश हैं। विच कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो वो है सऊदी अरेबिया। ब्रिक्स वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय, ब्रिक्स का मूल गठन किन देशों द्वारा किया गया था? तो इसको किया गया था ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये सब मिलकर के इसका संगठन करते हैं, इसको बनाते हैं। द एस इन ब्रिक्स स्टैंड फॉर, यानी ये जो लिखा गया है BRICS, तो इसमें जो एस लिखा गया है, इस एस का यहाँ पे क्या मतलब है? तो इस एस का मतलब है यहाँ पे साउथ अफ्रीका। EU स्टैंड फॉर, EU का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। द हेड क्वार्टर ऑफ EU का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है बेल्जियम में, ब्रसेल्स, बेल्जियम। द कॉमन करेंसी ऑफ मैनी EU कंट्री इज, इसका करेंसी क्या है, यानी इसकी सामान्य मुद्रा क्या है? तो वो है यूरो, याद रख लेना है, यूरो। एशियन स्टैंड फॉर, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन नंबर ए। एशियन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1967 में। द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन इज लोकेटेड इन, यानी एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका इंडोनेशिया में, जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्री, यानी कौन सा संगठन देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो वो है IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए हैं। और भी कुछ सवाल है आपके लिए, इसका भी फुल फॉर्म आपको बताना है। WTO का क्या फुल फॉर्म होता है, EU का क्या फुल फॉर्म होता है और ACO का क्या फुल फॉर्म होता है? तो ये 4 सवाल, ये जो दिया गया है, ये 4 सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ लेंडर फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कौन सा संगठन विकास परियोजनाओं के लिए ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक। विच ऑर्गेनाइजेशन सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर कंट्रीज, यानी सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान कौन सा संगठन करता है? यानी मेंबर कंट्री जो होता है उसमें अगर ट्रेड को लेकर के कोई भी झगड़ा हो जाता है, उसको सुलझाने का काम कौन करता है? तो वो है WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ, यानी भारत किसका सदस्य है? तो भारत किसका सदस्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। भारत इसका भी सदस्य है, भारत इसका भी सदस्य है, भारत इसका भी सदस्य है, सबका है, मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। कहीं कहीं पे आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, मान लो कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन दे दे, ऐसा दे दे, ये दे दे ऑप्शन आपको, और ये ऑप्शन ना रहे और ये ऑप्शन रहे, 2 ऑप्शन रहे और तीसरा ऑप्शन आपको ये दे दे, तो आपको क्या करना है कि, और एक और अगर आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नंबर मान लेते हैं B दे दे, क्या A या फिर C, तो आपको क्या करना है, इसमें मारना है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में
क्षेत्रीय सहयोग को कौन सा संगठन बढ़ावा देता है? तो वो है एशियन। ये क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर, यानी IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी? तो ये हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन के बाद हुई थी। अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक? किस संस्था को विश्व का विकास बैंक कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक को। विच ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेज द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, यानी वैश्विक मौद्रिक प्रणाली की निगरानी कौन सा संगठन करता है? तो वो है IMF। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड, यानी विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था? तो गेट का स्थान लिया था। अब अगला सवाल है, गेट स्टैंड फॉर, तो गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। यही होता है इसका फुल फॉर्म, आपको भी याद रखना है। विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010, यानी 2010 में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो 2010 में कौन शामिल हुआ? तो वो शामिल हुआ साउथ अफ्रीका। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द EU, यानी यूरोपियन यूनियन की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है? तो मेंबर नहीं है तो वो कौन है? वो है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, विच कंट्री लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2020? 2020 में यूरोपियन यूनियन को किसने छोड़ दिया था, यानी कौन इनसे बाहर निकल चुके थे? तो वो थे यूनाइटेड किंगडम, UK। द प्रोसेस ऑफ UK एग्जिट फ्रॉम द EU इज कॉल्ड, यानी ब्रिटेन के EU से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो है ब्रेक्जिट कहा जाता है। यानी यूरोपियन यूनियन, ये जो यूरोपियन यूनियन है, जब हम इसके मेंबर नहीं होते हैं, यानी मेंबर होते हैं लेकिन होने के बाद जब हम निकल जाते हैं तो निकलने की प्रोसेस को ब्रेक्जिट कहा जाता है। एग्जिट नहीं, ब्रेक्जिट लिखा हुआ है, ब्रेक्जिट। एशियन वॉज फॉर्म थ्रू, यानी एशियन का गठन किस घोषणा द्वारा हुआ था? एशियन का गठन किस घोषणा द्वारा हुआ था? तो वो हुआ बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन, निम्नलिखित में से कौन एशियन का संस्थापक सदस्य है? तो वो है इंडोनेशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्री, यानी विकासशील देशों में गरीबी कम करने का लक्ष्य किस संगठन का है? तो वो है वर्ल्ड बैंक का। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी व्यापार उदारीकरण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वो है WTO। द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इज एसोसिएटेड विथ, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है? तो वो है ब्रिक्स से संबंधित। द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? NBD का हेडक्वार्टर है चाइना में, संघाई चाइना। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक, यानी किस संगठन को क्षेत्रीय आर्थिक समूह कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है, EU को कहा जाता है। द यूरो इज यूज्ड बाय, यानी यूरो मुद्रा का उपयोग कौन करता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको यूरो के बारे में बताए थे, तो आपको कमेंट में बताना है। बाकी सही आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। यूरो के जो कंट्री होते हैं वही इसका यूज़ करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कौन सा संगठन नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान
करता है, तो वो है IM। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कौन सा संगठन मुक्त और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, तो वो है WTO। इंडिया ज्वाइन WTO इन, यानी इंडिया कब WTO का सदस्य बनता है, तो वो बनता है 1995 में। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली कंसर्न विथ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी विनिमय दर और भुगतान संतुलन से मुख्य रूप से कौन सा संगठन संबंधित है, तो वो है IMF। क्योंकि इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा, इसका हिंदी में जो यहाँ लिखा हो गया है उसी से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि IMF सही आंसर हो जाएगा। एशियन मेनली कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम, यानी एशियन मुख्यतः किन देशों का संगठन है, तो वो है साउथ ईस्ट एशिया का। अगला सवाल है, ब्रिक्स कंट्री आज कंसीडर्ड, यानी ब्रिक्स देशों को किस रूप में माना जाता है, तो उभरता हुआ देश, उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू मेंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था, वो बनाया गया था IMF। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ, एक मिनट, इज नॉट अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक संगठन नहीं है, तो वो है आपका एशियन, ऑप्शन नंबर डी। तो यूनिट 2 में जितना भी था कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। टू विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक साझेदार कौन है, तो वो है USA, यानी अमेरिका। अगला सवाल, इंडिया सॉफ्ट पावर इज मेनली बेस्ड ऑन, यानी भारत की सॉफ्ट पावर मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो वो आपके आधारित है कल्चर पे, योगा पे और डेमोक्रेसी पे, यानी संस्कृति, योग और लोकतंत्र पे आधारित होता है इंडिया का सॉफ्ट पावर। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। विच कंट्री इज इंडिया ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर, यानी भारत का पारंपरिक रक्षा साझेदार कौन सा देश है, तो वो है रसिया। द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया इज मेनली विथ, यानी भारत का सीमा विवाद मुख्य रूप से किस देश के साथ है, तो वो है चाइना। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना, यानी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। विच लाइन सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी रेखा बांटती है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC यहाँ पे है और यहाँ पे LAC है, ये आपको याद रखना है। द गलवान वैली क्लैश ऑकर्ड बिटवीन इंडिया एंड, यानी गलवान घाटी संघर्ष भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो भारत और चाइना के बीच हुआ। विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एमॉन्ग दिस, यानी इनमें से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो वो है USA। इंडिया एंड USA कोऑपरेट्स क्लोजली इन, यानी भारत और अमेरिका किस क्षेत्र में निकट सहयोग करते हैं, तो वो करते हैं रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, यानी डिफेंस और टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। विच कंट्री सप्लाइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया, यानी भारत को रक्षा उपकरणों की बड़ी मात्रा कौन सा देश प्रदान करता है, तो वो है रसिया। रसिया से क्या होता है कि बड़ी मात्रा में डिफेंस की इक्विपमेंट इंडिया को मिलती है। ब्रिक्स इंक्लूड्स, यानी ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हैं, तो ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये लोग इसमें शामिल होते हैं।
इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फोकसेस ऑन, यानी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति किस पर केंद्रित है? तो वो है इस पे, पड़ोसी देश से संबंध मजबूत करना। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो है बांग्लादेश। विच एग्रीमेंट डिसॉल्व द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री इशू, यानी भारत बांग्लादेश भूमि सीमा विवाद का समाधान किस समझौते से हुआ है? वो हुआ है भूमि सीमा समझौते से, यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के द्वारा इसको सुलझाया गया था। द सीमा एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन, यानी सीमा समझौता किन देश के बीच हुआ था? तो ये दो देश के बीच हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा एग्रीमेंट साइन किया गया था। विच स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका को कौन सा डमरू मध्य अलग करता है? यानी कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो वो है पाल्क स्ट्रेट। विच पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ इंडिया कल्चरल डिप्लोमेसी, यानी भारत की सांस्कृतिक कूटनीति से कौन सी नीति जुड़ी हुई है? तो वो है सॉफ्ट पावर पॉलिसी। बॉलीवुड कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया, यानी बॉलीवुड भारत की किस शक्ति को बढ़ावा देता है? तो वो सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है। विच चैलेंज अफेक्ट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन द मोस्ट, भारत पाकिस्तान संबंध को सबसे अधिक कौन सी चुनौती प्रभावित करती है? तो वो है आतंकवाद। अब है पंचशील प्रिंसिपल वर साइन बिटवीन इंडिया एंड, यानी इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जिसके बीच पंचशील सिद्धांत क्या किया गया था? साइन किया गया था। तो वो है चाइना, भारत और चाइना के बीच। विच कंट्री इज ऑफन कॉल्ड इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड इन डिफेंस कोऑपरेशन, यानी रक्षा सहयोग में कौन सा पारंपरिक मित्र किसे कहा जाता है? रक्षा सहयोग में भारत का पारंपरिक मित्र किसे कहा जाता है? तो वो है रसिया। तो अगला सवाल है कि सार्क स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है SAARC का पूर्ण रूप क्या है? यानी सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एंड श्रीलंका आर मेंबर ऑफ, मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका किस संगठन के सदस्य हैं? तो ये सब सार्क के सदस्य हैं। इंडिया जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इज मेनली ड्यू टू इट्स लोकेशन इन, यानी भारत का भू राजनीतिक महत्व मुख्यतः किस स्थान के कारण है? तो वो है आपका इंडियन ओशियन रीजन की वजह से, हिंद महासागर क्षेत्र। अगला सवाल है कि विच इंडियन इनिशिएटिव प्रोमोट्स कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने वाली भारत की पहल कौन सी है? तो वो है सागर नीति। अगला सवाल, क्वाड कंसिस्ट ऑफ इंडिया USA जापान एंड, यानी क्वाड में भारत अमेरिका जापान और कौन सा देश शामिल है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो चाइना क्वाड का सदस्य नहीं है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकसेस ऑन, यानी भारत की एक्ट ईस्ट नीति किस पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है साउथ ईस्ट एशिया पे। विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट नेबर बाई एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है चाइना। डोकलाम डिस्प्यूट इन्वॉल्व्ड इंडिया चाइना एंड, यानी डोकलाम विवाद भारत चीन और किस देश से संबंधित था? तो वो भूटान से भी। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश, यानी भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है वेस्ट बंगाल।
अगला है द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज, श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है। अगला है विच रिवर वाटर इशू इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, यानी भारत बांग्लादेश संबंधों में कौन सी नदी जल विवाद महत्वपूर्ण है, तो वो है तीस्ता नदी। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रपोज इंटरनेशनल योगा डे एट द UN, यानी संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किस भारतीय प्रधानमंत्री ने रखा था, तो वो है नरेंद्र मोदी। विच सिटी इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सिलिकॉन वैली, यानी भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो वो है बेंगलोर। अगला सवाल, इंडिया रिलेशनशिप विथ रशिया इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन, यानी रूस के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, तो वो है रक्षा सहयोग में, यानी डिफेंस कॉपरेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इंडिया चाइना एंड रसिया एज मेंबर, यानी कौन सा संगठन भारत चीन और रूस तीनों को शामिल करता है, तो वो है ब्रिक्स। अगला सवाल, विच कंट्री इज इंडिया इमीडिएट मैरी टाइम नेबर, यानी भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, तो वो है श्रीलंका। अगला सवाल, विच चैलेंज इज कॉमन इन इंडिया चाइना रिलेशन, यानी भारत चीन संबंधों में सामान्य चुनौती क्या है, तो वो है बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी सीमा विवाद ही चुनौती है इनके लिए। इंडिया सॉफ्ट पावर इंक्लूड्स, यानी भारत की सॉफ्ट पावर में क्या शामिल है, इसमें शामिल है योगा और आयुर्वेद। विच कंट्री वाज क्रिएटेड इन 1971 विथ इंडिया सपोर्ट, यानी 1971 में भारत के समर्थन से कौन सा देश बना था, तो बना बांग्लादेश। इंडिया एंड USA कंडक्ट विच मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी भारत और अमेरिका कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास करते हैं, तो वो करते हैं युद्ध अभ्यास। विच इंडियन डॉक्ट्राइन एम्फेसाइजेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत की कौन सी नीति राजनीति स्वायत्तता पर बल देती है, तो वह है नॉन अलाइनमेंट। विच नेबरिंग कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय रेड क्लिफ लाइन, यानी भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा कौन सा पड़ोसी देश अलग होता है, तो वह है पाकिस्तान। विच सी इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया श्रीलंका रिलेशन, भारत श्रीलंका संबंध में कौन सा समुद्री क्षेत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो वह है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर। विच कंट्री इज इंडिया बिगेस्ट कंपीटर इन एशिया जियोपॉलिटिकली, यानी एशिया में भू राजनीतिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी कौन है, तो वो है चाइना। अगला सवाल, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इज एसोसिएटेड विथ, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश से संबंधित है, तो वह चाइना चीन। अगला सवाल, विच नेबरिंग कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, यानी भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश की है, तो वो है अफगानिस्तान। विच फैक्टर इंक्रीजेज इंडिया ग्लोबल इन्फ्लुएंस द मोस्ट, भारत के वैश्विक प्रभाव को सबसे अधिक बढ़ाने वाला कारक कौन सा है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सॉफ्ट पावर। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। SCO स्टैंड फॉर, तो SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 2001 में। इंडिया बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ SCO, यानी भारत SCO का पूर्ण सदस्य कब बना था, तो ये बना था 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है बेजिंग चीन में। G20 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो आप सभी को भी पता होगा कि G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। G20 का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ 1999 में। इंडिया होस्टेड द G20 समिट इन, यानी भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब की थी, तो 2023 में
किया गया है। क्वाड कंसिस्ट ऑफ, यानी क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब शामिल है। अब अगला सवाल, क्वाड इज मेनली रिलेटेड टू, यानी क्वाड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। जब सब्जेक्टिव क्लास होगा तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड? तो ये आपको भी पता है, चाइना। एनपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन, यानी एनपीटी हस्ताक्षर के लिए कब खोली गई थी? तो 1968 में खोला गया। द मेन ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना ही एनपीटी का मुख्य उद्देश्य होता है। इंडिया इज, यानी भारत एनपीटी के संबंध में क्या है? तो हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, नॉट सिग्नेटरी, सिग्नेटरी नहीं है। सीटीबीटी का फुल फॉर्म कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अगला सवाल, सीटीबीटी का एम क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बैन न्यूक्लियर टेस्ट, यानी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना ही सीटीबीटी का मेन उद्देश्य होता है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर न्यूक्लियर एक्टिविटीज ग्लोबली, यानी विश्व स्तर पर परमाणु गतिविधियों की निगरानी कौन करता है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। हेडक्वार्टर कहाँ है IAEA का? इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? तो परमाणु प्रसार का अर्थ होता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी परमाणु हथियारों का प्रसार करना। अगला सवाल है कि विच कंट्री कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन 1998? 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किस देश ने किया था? तो वह है इंडिया। द 9/11 टेररिस्ट अटैक अकर इन, यानी 9/11 आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ आपका 11 सितंबर 2001 को। 9/11 अटैक टुक प्लेस, तो ये जो हमला है 9/11 हमला किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11 अटैक? तो वो है ये अल-कायदा। फाउंडर ऑफ अल-कायदा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ओसामा बिन लैदेन। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मीन्स, यानी सीमा पार आतंकवाद का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दूसरे देश से समर्थित आतंकवाद, यानी टेररिज्म सपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। नॉन स्टेट एक्टर आर, यानी गैर राज्य अभिनेता कौन होते हैं? तो सरकार द्वारा नियंत्रित न होने वाले संगठन को नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर? तो है आतंकवादी संगठन। स्टेट टेररिज्म रेफर टू, यानी राज्य आतंकवाद का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राज्य द्वारा लोगों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करना। अगला सवाल, विच इंडियन सिटी वॉज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन 26/11, यानी 26/11 को आतंकवादी हमला भारत के किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ मुंबई में। अगला सवाल है कि आफ्टर 9/11 द USA लॉन्च, 9/11 के बाद अमेरिका ने कौन सा अभियान शुरू किया था? तो वॉर ऑन टेरर, यानी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023, यानी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो वह है भारत। अगला सवाल, द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वॉज, यानी भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या था? यानी इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी होगा, एक परिवार और एक
भविष्य, यही इसका मेन थीम था। अगला सवाल है कि विच ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरेशिया। यूरेशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर कौन सा संगठन केंद्रित है? तो वो है SCO। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ बोथ SCO एंड ब्रिक्स, यानी दोनों के कौन से मेंबर हैं? कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि दोनों के ही मेंबर है? तो वो है इंडिया। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर्स है और SCO का भी मेंबर है। क्वाड इज ऑफन व्यूड एज अ ग्रुप प्रोमोटिंग, यानी क्वाड को अक्सर किसके प्रोत्साहन के रूप में देखा जाता है? उसको देखा जाता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के रूप में। न्यूक्लियर वेपन वर फर्स्ट यूज्ड इन वॉर बाय, युद्ध में सबसे पहले परमाणु हथियार का प्रयोग किस देश ने किया था? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। हिरोशिमा एंड नागासाकी आर लोकेटेड इन, तो वो है जापान में। विच ट्रीटी सिक्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कौन सी संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रयास करती है? तो वो है NPT। CBT का मेन एम, यानी CBT का उद्देश्य किस पर प्रतिबंध लगाना है? तो वो है न्यूक्लियर टेस्ट पे प्रतिबंध लगाता है CTBT। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन, मतलब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो वो सबसे पहले किए 1974। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया वाज कोड नेम्ड, यानी भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। टेररिज्म जनरली एम्स टू क्रिएट, यानी आतंकवाद का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है भय और आतंक फैलाना। विच अटैक इज नोन एज द 9/11 अटैक, यानी किस हमले को 9/11 हमला कहा जाता है? तो अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसी को 9/11 हमला कहा जाता है। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज लोकेटेड इन, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ स्थित है? तो वो है आपका USA में, यानी अमेरिका में। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यानी वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने की थी? तो वो किया यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, यानी सीमा पार आतंकवाद का संबंध प्राय किससे होता है? तो वो होता है दूसरे देश के समर्थन से, दूसरे देश से समर्थन, यानी सपोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री। अब अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए नॉन स्टेट एक्टर, निम्नलिखित में से किसे गैर राज्य अभिनेता माना जाता है? तो वो है आतंकवादी समूह को माना जाता है नॉन स्टेट एक्टर। अगला सवाल है स्टेट टेररिज्म रेफर टू, यानी राज्य आतंकवाद किसे कहा जाता है? तो इस कहा जाता है राज्य द्वारा नागरिक के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करना, राज्य द्वारा नागरिकों के विरोध। विच सिटी विटनेस्ड द 26/11 टेररिस्ट अटैक? वो है मुंबई। पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट्स मेनली फोकस्ड ऑन, यानी 9/11 के बाद के विकास मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो वो था काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी पर, यानी आतंकवाद रोधी उपयोग एवं सुरक्षा उपाय। अब लास्ट यूनिट बचा है तो वो है आपका यूनिट। सबसे पहला सवाल पूछा गया व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है? तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी इसका कहने का मतलब है कि लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना ही इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। ए रेफ्यूजी इज ए पर्सन हु, मतलब शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़ देता है, उसी को हम रेफ्यूजी बोलते हैं, यानी शरणार्थी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड, यानी
विश्व भर में शरणार्थियों के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो ये संगठन काम करती है रिफ्यूजी के लिए। अगला सवाल है द हेड क्वार्टर ऑफ UNHCR। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल विच इज अ मेजर कॉज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कौन सा ऐसे कारण है, क्या कारण है कि लोग एक देश से दूसरे देश जाना पसंद करने लग जाते हैं? तो रोजगार की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स आर, यानी मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार क्या है? बेसिक राइट, फ्रीडम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इसी को क्या कहा जाता है? ह्यूमन राइट, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार और स्वतंत्रता ही ह्यूमन राइट है। अगला सवाल द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी UDHR वाज एडॉप्टेड इन, यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब अपनाई गई थी? तो 1948 में अपनाया गया। अब अगला सवाल है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर एडॉप्टेड बाय, यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किसने अपनाई? तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला सवाल है कि मानव हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है मानवाधिकारों और नागरिकों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप। अगला सवाल मानवीय हस्तक्षेप सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है संघर्ष के दौर नागरिकों की सुरक्षा। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, अगला सवाल है तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व की बढ़ती परस्पर जुड़ाव प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट्स, यानी वैश्वीकरण किसे बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के मुक्त प्रवाह को। विच ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड विथ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक वैश्वीकरण से कौन सा संगठन निकटता से जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका WTO। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से वैश्वीकरण की आलोचना क्या है? तो वो है ये आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। पीपल फोर्स टू लीव देयर होम विद इन देयर ओन कंट्री आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है IDP, यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। विच राइट इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मानवाधिकार है? तो राइट टू लाइफ क्या है? ये है हमारी बेसिक राइट, ह्यूमन राइट है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाय, यानी वैश्वीकरण को किसने गति दी है? यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने गति दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यानी निम्नलिखित में से मानवीय हस्तक्षेप का उदाहरण कौन सा है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र शांति। अगला सवाल है ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, यानी वैश्वीकरण किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को, राजनीति को और कल्चर को, यानी संस्कृति को। विच कन्वेंशन इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विथ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, यानी शरणार्थियों की सुरक्षा से सबसे अधिक संबंधित कौन सा सम्मेलन है? तो वो है 1951 शरणार्थी सम्मेलन। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट मीन्स, तो नॉन रिफ्यूलमेंट सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरणार्थियों को खतरे वाले स्थान पर जबरन वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।
इकोनॉमिक माइग्रेशन मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ, यानी आर्थिक प्रवासन मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ये होता है बेहतर रोजगार और आय की तलाश की वजह से। अगला सवाल है ह्यूमन राइट्स आर कंसीडर, यानी मानव अधिकारों को क्या माना जाता है? तो इसको माना जाता है यूनिवर्सल राइट। विच आर्टिकल ऑफ UDHR रिकॉग्नाइज द राइट टू सीक एस्लम, यानी UDHR का कौन सा अनुच्छेद शरण लेने के अधिकार को मान्यता देता है? तो वो है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अगला सवाल है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ह्यूमन राइट। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू, यानी वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो वो है ह्यूमन राइट वॉच। अगला सवाल है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज ऑफन जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी मानवीय हस्तक्षेप को अक्सर किस आधार पर उचित ठहराया जाता है? इसको उचित ठहराया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के आधार पर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ऑथराइजेज पीस कीपिंग मिशन, यानी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अक्सर शांति मिशनों को अधिकृत करता है? तो वो है यूनाइटेड नेशन। द कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज रिलेटेड टू, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानवीय हस्तक्षेप से। ग्लोबलाइजेशन इज ऑफन लिंक विथ, यानी वैश्वीकरण को अक्सर किससे जोड़ा जाता है? इसको जोड़ा जाता है उदारीकरण और निजीकरण से। विच सेक्टर बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण से किस क्षेत्र को अधिक लाभ हुआ है? तो वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच टर्म रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, यानी विश्व अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक वैश्वीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो वो है सांस्कृतिक एकरूपता। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, यानी वैश्वीकरण ने किस में वृद्धि की है? तो वो है इंटरनेशनल एंड इंटरडिपेंडेंस में, अंतर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता में इंक्रीज हुआ है, इसका वृद्धि हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक वैश्वीकरण का प्रतीक कौन सा संगठन माना जाता है? वो है WTO। रिफ्यूजीज डिफर फ्रॉम माइग्रेंट बिकॉज, शरणार्थी प्रवासियों से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि वे खतरे के कारण देश छोड़ने को मजबूर होते हैं। विच राइट इज प्रोटेक्टेड अंडर ह्यूमन राइट लॉ, यानी मानवाधिकार कानून के अंतर्गत कौन सा अधिकार संरक्षित है? तो वह है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विच ग्लोबल इशू इज ऑफन कॉज्ड बाय वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध और संघर्षों के कारण अक्सर कौन सी वैश्विक समस्या उत्पन्न होती है? वो है रिफ्यूजी क्राइसिस, यानी शरणार्थियों की संकट। अगला सवाल है कि मानवीय हस्तक्षेप सामान्यतः कब होती है? तो मानवीय संकटों के दौरान ही होता है। अगला सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन इनकरेजेस, यानी वैश्वीकरण किसे प्रोत्साहित करता है? तो ये प्रोत्साहित करता है ग्लोबल कनेक्टिविटी को, यानी वैश्विक संपर्क को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का उदाहरण है? तो वो है आपका इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अगला सवाल है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजी जनरली कम फ्रॉम, यानी सबसे अधिक जो शरणार्थी होते हैं वो सामान्यतः किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो ये जो उत्पन्न होते हैं रेफ्यूजीज जो होते हैं ये युद्ध और संघर्ष के वजह से ही हो जाता है, उत्पन्न होते हैं।
तो विच इंस्टीट्यूशन प्रोमोट्स ग्लोबल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, यानी वैश्विक मानवाधिकार मानकों को कौन सी संस्था बढ़ावा देती है? तो वो है यूनाइटेड नेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस, यानी वैश्वीकरण ने किसे कम किया है? तो ये कम करता है तकनीक के माध्यम से दूरी की बाधाओं को। अगला सवाल है कि विच कॉन्सेप्ट एम्फोसाइजेज प्रोटेक्टिंग सिविलियंस फ्रॉम मास एट्रोसिटीज, यानी कौन सी अवधारणा नागरिकों को बड़े पैमाने पर अत्याचारों से बचाने पर जोर देती है? तो वो है R2P, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अगला सवाल है विच इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्री, यानी विकासशील देशों ने वैश्वीकरण की एक प्रमुख आलोचना क्या है? विकासशील देशों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। अगला क्वेश्चन पूछा गया रेफ्यूजी प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन, यानी शरणार्थी संरक्षण किस पर आधारित है? शरणार्थी संरक्षण किस पर आधारित है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एवं शरणार्थी कानून पे, रिफ्यूजी लॉ पे। अब अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, रिफ्यूजी लॉ हो गया। विच फैक्टर हैज़ एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन द मोस्ट, यानी वैश्वीकरण को सबसे अधिक गति किस कारक ने दी है? तो वो है इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी वैश्वीकरण का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? तो वो है बढ़ता हुआ वैश्विक एकीकरण, इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, यूनिट 1 to 5 पूरा जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही रहेगा, लेकिन उसमें काफ़ी मल्टीपल क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो भी एक बार देख लेना है अच्छे तरीके से। बाकी कोई भी मिस्टेक इस वीडियो में हुआ होगा तो बाकी हम कमेंट में आपको ठीक कर देंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शेयर कर देना है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। क्लास को एंड करते हैं। ये क्लास आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे। सब्जेक्टिव का क्लास बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। तो क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर